नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं मनोज कॉमिक्स की एक और मज़ेदार कॉमिक्स, नफरत की आग। नफरत की आग, चित्रांकन भास्कर केवले, लेखक विजय कुमार वत्स। बहुत समय पहले की बात है। जैतपुर राज्य के राजा प्रणय सिंह के यहाँ पुत्र उत्पन्न हुआ। सारे राज्य में खूब खुशियाँ मनाई गई। प्रसिद्ध ज्योतिषी नारायण दत्त ने नन्हे शिशु का हाथ देखा। ओह! नन्हे शिशु का हाथ देखकर ज्योतिषी हक्का बक्का रह गया। नन्हे शिशु के विचित्र भाग्य के बारे में महाराज को बताऊं या न बताऊं? शिशु के भाग्य के बारे में जानकर महाराज के दिल को बहुत ठेस पहुंचेगी। ज्योतिषी नारायण दत्त असमंजस में पड़ गया यह देखकर। ज्योतिषी जी, क्या बात है? नन्हे राजकुमार का हाथ देखकर आप किस चिंता में डूब गए हैं? महाराज, बात ही कुछ ऐसी है। नन्हे युवराज पर बड़े बुरे ग्रहों की दशा है। 25 वर्ष तक बुरे ग्रह इन्हें चैन से नहीं बैठने देंगे। थोड़ा बड़ा होने पर युवराज आपको छोड़कर भी जा सकते हैं या इनकी मृत्यु हो सकती है। नहीं, ऐसा न कहिए ज्योतिषी जी। महाराज, यह मैं नहीं, युवराज के हाथ की विचित्र रेखाएं कह रही हैं। ओह! नन्हे युवराज के भविष्य के बारे में जानकर राजा प्रणय सिंह परेशान हो उठे। फिर कुछ सोचकर वे ज्योतिषी नारायण दत्त से बोले, ज्योतिषी जी, क्या कोई ऐसा उपाय है जिसको करने से युवराज पर छाए हुए बुरे ग्रहों का प्रभाव समाप्त हो सके? नहीं महाराज, ऐसा कोई उपाय नहीं है। विधि के लिखे को मिटाया नहीं जा सकता। आपके लाख जतन करने के बाद भी भाग्य नहीं बदल सकता। राजा प्रणय सिंह ने ज्योतिषी को दक्षिणा दी और बुझे मन से उन्हें विदा किया। तत्पश्चात वे नन्हे शिशु को लेकर महारानी ज्योति के पास पहुंचे। महाराज, ज्योतिषी ने युवराज के हाथ की रेखाएं देखकर क्या बताया? महारानी, यह सब तुम ना पूछो तो ही अच्छा है, कहते हुए प्रणय सिंह ने नन्हे शिशु को महारानी की गोद में दे दिया। क्यों? ऐसी कौन सी विचित्र बात ज्योतिषी ने युवराज के बारे में बताई है जिसे जानकर आप परेशान हो उठे हैं? महारानी, बात ही परेशान होने की है। तुम भी जानोगी तो घबरा उठोगी। यह सुन महारानी का हृदय किसी भावी आशंका से घबरा उठा। तब तो महाराज, मुझे जल्दी से बताइए कि ज्योतिषी ने युवराज के बारे में क्या भविष्यवाणी की है। तो सुनो महारानी। तब राजा प्रणय ने ज्योतिषी की कही हुई बात महारानी ज्योति को बताई। सारी बात जानकर, ओह, मेरे बेटे का भाग्य ऐसा है, कहकर महारानी ज्योति ने नन्हे शिशु को छाती से लगा लिया। और अरे रे, यह महारानी को क्या हुआ? ये तो बेहोश होकर गिर रही है। तत्पश्चात, कोई है, प्रतिहारी, प्रतिहारी। राजा प्रणय की आवाज सुनकर कक्ष के बाहर खड़ा हुआ सेवक दौड़ा दौड़ा आया। सेवक, दौड़ कर जाओ और इसी समय राजवैद्य को बुला लाओ। महारानी को न जाने क्या हो गया है। जो आज्ञा महाराज, कहकर सेवक कक्ष से बाहर निकल गया। राजवैद्य ने आकर महारानी ज्योति का निरीक्षण किया। क्या बात है राजवैद्य जी, महारानी एकाएक बेहोश क्यों हो गई? महाराज, महारानी को कोई गहरा सदमा लगा है जिसके कारण ही ये बेहोश हो गई है। लेकिन महारानी अब तक होश में क्यों नहीं आई? महाराज, सदमे ने इनके दिमाग पर गहरा असर डाला है। मुझे तो डर है कि यह सदमा कहीं जानलेवा सिद्ध न हो। नहीं, ऐसा न कहिए राजवैद्य जी। जैसे भी हो, आप महारानी को शीघ्र ठीक कर दीजिए। जी महाराज, महारानी को ठीक करने की मैं पूरी कोशिश करूँगा। बहुत कोशिश करने के पश्चात महारानी ज्योति को होश आया। महारानी, अब तुम्हारी तबीयत कैसी है? ठीक हूँ महाराज। तब महारानी ज्योति को उचित निर्देश देकर राजवैद्य वहाँ से चले गए। उनके जाने के पश्चात, महाराज, आपसे एक विनती करना चाहती हूँ। कहो महारानी, कहो। महाराज, मुझे लगता है अब मेरा अंत समय आने वाला है। आप शीघ्र ही मेरी आंखों के सामने युवराज का नामकरण संस्कार करवा दीजिए ताकि मैं चैन से मर सकूं। महारानी, तुम्हें कुछ नहीं होगा। तुम शीघ्र ही पहले की तरह स्वस्थ हो जाओगी। महाराज, झूठी दिलासा न दीजिए और जैसा मैं कहूँ वैसे ही करिए। ठीक है महारानी, हम तुम्हारी बात को टालेंगे नहीं। तत्काल ही राज पंडित को बुलवाया गया। उसने हवन इत्यादि करके नन्हे युवराज का नामकरण संस्कार किया। महाराज, युवराज के नाम का प्रथम अक्षर न होना चाहिए। मेरी राय में युवराज का नाम निशांत रखना चाहिए। ठीक है पंडित जी, हम युवराज का नाम निशांत ही रखेंगे। नामकरण संस्कार के पश्चात, महारानी, हमने तुम्हारा कहना मान लिया है। अब तुम भी हमारा कहना मानकर शीघ्र ही स्वस्थ हो जाओ।
महाराज, मुझ में जीने की उमंग समाप्त हो गई है। मैं जीवित रहकर युवराज निशांत पर आए हुए कष्टों को नहीं देख सकूंगी। अब तो बस मैं चैन से मरना चाहती हूँ। महारानी, ऐसी बातें ना करो। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो नन्हे निशांत को कौन संभालेगा? महाराज, होनी को कोई नहीं टाल सकता। मुझे मौत का डर नहीं है, सिर्फ युवराज निशांत की चिंता है। अगर मैं मर जाऊं तो कृपया इसका ध्यान रखिएगा। यह सुनकर लगता है महारानी अपनी रुग्ण अवस्था को देखकर जीवन से निराश हो गई है। कुछ सोचकर राजा प्रणय ने महारानी से कहा, महारानी, वैसे तुम्हें कुछ नहीं होगा। अगर कुछ हो भी गया तो हम तुम्हें वचन देते हैं कि तुम्हारे बाद हम युवराज निशांत का पूरा ख्याल रखेंगे। बस महाराज, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। अब मैं चैन से मर सकूंगी। कहकर महारानी ज्योति ने आंखें मूंद ली। यह देखकर प्रणय सिंह ने उन्हें झंझोड़ा। महारानी, महारानी! राजा प्रणय के हिलाने से महारानी शैया पर एक और गिर गई। यह देखकर, ओ महारानी, तुम हमें इस प्रकार छोड़कर क्यों चली गई? राजा प्रणय महारानी ज्योति के शव पर गिरकर रोने लगे। पूर्ण राज के सम्मान के साथ महारानी ज्योति का अंतिम संस्कार किया गया। सारा राज्य महारानी ज्योति की मृत्यु के शोक में डूब गया। महारानी ज्योति के शोक में राजा प्रणय सिंह गमगीन रहने लगे। दिन इसी प्रकार बीतने लगे। युवराज निशांत अब पूरे 5 वर्ष का हो गया था। राजा प्रणय सिंह का मन राजकाज से भी उचाट रहने लगा था। यह देखकर एक दिन महामंत्री सुजान सिंह ने राजा प्रणय सिंह से कहा, महाराज, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। कहो महामंत्री। महाराज, जब से महारानी जी का स्वर्गवास हुआ है, आपने राजकाज की ओर ध्यान देना छोड़ दिया है। मेरी माने तो आप दूसरा विवाह कर लीजिए। महामंत्री जी, हमें तुमसे ऐसी गुस्ताखी की आशा नहीं थी। जानते हो तुम क्या कह रहे हो? मैं ठीक ही कह रहा हूँ महाराज। नई रानी के आने से राजमहल में चहल पहल भी बढ़ जाएगी और युवराज निशांत को भी नई मां मिल जाएगी। नहीं महामंत्री जी, हम ऐसा सपने में भी नहीं सोच सकते। फिर कभी भूलकर भी हमसे इस विषय में वार्तालाप नहीं करना। सुनकर महामंत्री चुपचाप कक्ष से निकल गया। एक दिन राजा प्रणय सिंह ने महामंत्री से कहा, महामंत्री जी, हम धर्मा नदी के दूसरी ओर स्थित कुल देवता के मंदिर में दर्शन करने जाना चाहते हैं। जो आज्ञा महाराज। महामंत्री को साथ लेकर राजा प्रणय धर्मा नदी की ओर चल दिए। जब उनका रथ धर्मा नदी के तट पर पहुंचा, महाराज, नाविक सवारियों को नाव में बिठाकर तट के दूसरी ओर नाव लेकर गया है। हमें कुछ देर यहीं पर रुककर नाव के लौटकर वापस आने की प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। कोई बात नहीं। दोनों रथ से उतरकर नाव के वापस लौटने की प्रतीक्षा करने लगे। कुछ देर बाद ही जब नाव सवारियों को नदी के दूसरी ओर उतार कर वापस लौटी, अरे, इतनी आदित्य सुंदरी नाव को चला रही है। कौन है यह? लगता है जैसे स्वर्ग से मेनका उतर आई है। वे अभी मंत्रमुग्ध सी उसकी ओर देख ही रहे थे कि, महाराज, क्या आपको नाव में बैठकर दूसरी ओर जाना है? हाँ, लेकिन तुम हो कौन? महाराज, मैं दीनू मल्लाह की बेटी वसुंधरा हूँ। आज पिताजी की तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए नाव खेने का कार्य मुझको ही करना पड़ रहा है। ओह, तो यह दीनू मल्लाह की बेटी है। राजा प्रणय यंत्र चालित से नाव में जाकर बैठ गए। महामंत्री भी उनके साथ नाव में चढ़ गए। तब वसुंधरा ने नाव खेनी शुरू कर दी। वसुंधरा के प्रति मैं इतना आकर्षण क्यों अनुभव कर रहा हूँ? कुछ ही देर में नाव तट के दूसरी ओर जा लगी। तब राजा प्रणय महामंत्री के साथ कुल देवता के मंदिर की ओर चल पड़े। क्यों ना मैं वसुंधरा को अपनी पत्नी बना लूं। वसुंधरा से विवाह करके मेरी ख्याति में 4 चांद लग जाएंगे। लगता है महाराज मल्लाह की बेटी वसुंधरा के रूप जाल में फंस गए हैं। जब से इन्होंने वसुंधरा को देखा है, तब से ही कुछ खोए खोए से हैं। मंदिर में जाकर राजा प्रणय ने कुल देवता की पूजा की। कुल देवता, हमें शक्ति दो, साहस दो, ताकि हम हर विपदा, हर दुख का हिम्मत के साथ मुकाबला कर सकें। कुल देवता के दर्शन करने के पश्चात उन्होंने नाव में बैठकर पुनः नदी को पार किया। तत्पश्चात राजा प्रणय ने अपनी उंगली में से अंगूठी निकाली और कहा, लो वसुंधरा, यह तुम्हारी नाव उतराई है। धन्यवाद महाराज। तब राजा प्रणय रथ में बैठकर महामंत्री के साथ राजमहल वापस लौट आए। महल में पहुंचकर भी वसुंधरा की छवि उनकी आंखों के सामने ही तैरती रही। ओह, यह मुझे क्या होता जा रहा है? हर ओर मुझे वसुंधरा ही क्यों दिखाई दे रही है?
मुझे वसुंधरा से विवाह कर ही लेना चाहिए, तभी मैं इस सम्मोहन की स्थिति से छुटकारा पा सकूंगा। लेकिन वसुंधरा से विवाह करने का फैसला करने से पहले मुझे युवराज निशांत से भी मिलकर उसके विचार जान लेने चाहिए। यह सोचकर राजा प्रणय निशांत के कक्ष की ओर चल दिए। अतः वह निशांत के कक्ष में पहुंचे और उसे गोद में बिठाते हुए पूछा, बेटा निशांत, क्या तुम्हें कभी अपनी माँ की याद आती है? पिताजी महाराज, हमने माँ को कभी देखा तो नहीं है, पर उनको कभी भूल भी नहीं पाते हैं। ओह पिताजी महाराज, हम जब भी आपसे अपनी माँ के बारे में पूछते हैं तो आप बार बार यही कह देते हैं कि वह मेरे नाना जी के यहाँ गई है। आप उन्हें वहाँ से कब बुलाएंगे? यह सुनकर राजा प्रणय का दिल भर आया। बेटा, अपनी माँ को पहचान भी लोगे या यूं ही कहते रहते हो? पिताजी महाराज, आप माँ को नाना जी के यहाँ से बुलवाइए तो सही, हम उन्हें देखते ही पहचान लेंगे। ठीक है बेटा, हम शीघ्र ही तुम्हारी माँ को बुलवाने वाले हैं। सच पिताजी महाराज? उसी रात जब राजा प्रणय सोया हुआ था तो उसी स्वप्न में महारानी ज्योति दिखाई दी। महाराज, आप दूसरा विवाह करना चाहते हैं? हाँ महारानी, तुम तो हमें अकेला छोड़ गई हो, अब हम किसके सहारे यह जीवन व्यतीत करें? महाराज, आप दूसरा विवाह करने तो जा रहे हैं, पर कहीं इस चक्कर में मेरे बेटे निशांत के साथ अन्याय ना हो जाए। तुम्हारे कहने का क्या मतलब है महारानी? महाराज, कहीं ऐसा ना हो कि सौतेली माँ आकर निशांत का जीना दुर्भर कर दे। नहीं महारानी, ऐसा कभी नहीं होगा। निशांत हमारा इकलौता बेटा है, हम उसके साथ अन्याय नहीं होने देंगे। तब ठीक है महाराज, मुझे इसी बात की चिंता थी। तुम निश्चिंत रहो महारानी। तब महारानी ज्योति अदृश्य हो गई और तभी राजा प्रणय की आंख खुल गई। ओह, स्वप्न में आकर महारानी ज्योति मुझे चेतावनी दे गई है। दूसरे दिन ही राजा प्रणय ने महामंत्री को बुलवाया। महामंत्री जी, आप पिछले दिनों हमारे दूसरे विवाह की चर्चा कर रहे थे। क्या आपकी राय में हमें दूसरा विवाह कर लेना चाहिए? अवश्य महाराज, अवश्य। महामंत्री, आपकी दी हुई सलाह हमें ठीक प्रतीत होती है। हमारा भी विचार यही है कि हमें दूसरा विवाह कर लेना चाहिए। महाराज, आपकी ओर से अनुमति मिलने भर की देर थी। अब मैं एक से एक सुंदर राजकुमारियों के रिश्तों का आपके सामने ढेर लगा दूंगा। आप जैसे सुदर्शन व्यक्तित्व वाले राजा के लिए भला रिश्तों की क्या कमी? महामंत्री, हम जिससे विवाह करना चाहते हैं हमने उसका चुनाव कर लिया है। कौन है महाराज वह भाग्यशालिनी? वह है दीनू मल्ला की बेटी वसुंधरा। क्या महाराज, आप एक मल्ला की बेटी से विवाह करेंगे? महामंत्री जी, जब से हमने वसुंधरा को देखा है हम उसके प्रति विचित्र सा सम्मोहन महसूस कर रहे हैं। हम विवाह करेंगे तो वसुंधरा से ही करेंगे, अन्यथा विवाह करेंगे ही नहीं। ठीक है महाराज, जब आपने दृढ़ निश्चय कर ही लिया है तो मैं स्वयं दीनू मल्ला के पास जाकर इस बारे में बात करूंगा। महामंत्री, हम भी तुम्हें इसी बात का आदेश देने वाले थे। जाओ, जाकर दीनू मल्ला से इस विषय में वार्तालाप करो। राजा प्रणय सिंह का आदेश पाकर महामंत्री दीनू मल्ला के पास पहुंचे। कहो भाई दीनू, क्या हाल चाल है? महामंत्री जी, आप इस गरीब की कुटिया पर? आश्चर्य में डूबे दीनू मल्ला ने दौड़कर चारपाई बिछाई और आदरपूर्वक महामंत्री को उस पर बिठाया। तत्पश्चात, दीनू मल्ला, हम तुम्हारे पास एक विशेष उद्देश्य से आए हैं। आज्ञा दीजिए महामंत्री जी। दीनू, तुम्हारे सोए हुए भाग्य जागने वाले हैं। महाराज प्रणय सिंह तुम्हारी पुत्री वसुंधरा से विवाह करना चाहते हैं। क्या? हैरत से दीनू मल्ला का मुंह फटा का फटा रह गया यह देखकर। क्यों दीनू, क्या यह सुनकर तुम्हें प्रसन्नता नहीं हुई? नहीं महामंत्री जी, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं तो इस बात को सोचकर आश्चर्यचकित हूँ कि कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली। राजा प्रणय सिंह से संबंध जोड़ने की तो मैं कल्पना भी नहीं कर सकता हूँ। दीनू, इस हीन भावना को अपने मन से निकाल दो। महाराज ने स्वयं अपने मुख से वसुंधरा का हाथ मांगा है। इससे बड़ी खुशी तुम्हारे लिए और क्या हो सकती है? ओह, मेरे ऐसे भाग्य! दीनू का मन प्रसन्नता से नाच उठा। वह महामंत्री से बोला, महामंत्री जी, मुझे यह रिश्ता मंजूर है, लेकिन मेरी एक शर्त है। कैसी शर्त दीनू? महामंत्री जी, मैं ठहरा गरीब आदमी, विवाह की तैयारी करने के लिए मुझे कुछ माह का समय चाहिए। दीनू, महाराज इतने समय तक प्रतीक्षा नहीं कर सकते। वे शीघ्र ही विवाह करना चाहते हैं और फिर
तुम्हें अपनी ओर से विवाह की तैयारियां करने की भला क्या जरूरत है? विवाह का सारा खर्च महाराज प्रणय सिंह जी ही उठाएंगे। तुम्हें तो बस इस विवाह की स्वीकृति भर देनी है। ठीक है महामंत्री जी, अगर ऐसी बात है तो अब मेरी ओर से कोई रुकावट नहीं है। महाराज जब भी चाहें वसुंधरा से विवाह कर सकते हैं। तब महामंत्री वहां से वापस लौट आया। राजमहल वापस आकर उसने राजा प्रणय सिंह को बताया, महाराज दीनू मल्ला अपनी पुत्री वसुंधरा का विवाह आपसे करने के लिए तैयार हो गया है। ओह, यह तो बहुत अच्छी बात है। अब हम शीघ्र ही विवाह की तैयारियां प्रारंभ करवाते हैं। उधर खुशी में डूबा हुआ दीनू मल्ला गिरता पड़ता धर्मा नदी के तट पर पहुंचा। अपनी राजरानी बनने वाली बेटी से मैं नाव चलवा रहा हूँ, कैसा कठोर बाप हूँ मैं। बापू, यह तुम क्या कह रहे हो? एक मल्ला की बेटी नाव नहीं चलाएगी तो और क्या करेगी? यह सुनकर दीनू ने प्यार से वसुंधरा के सिर पर हाथ फेरा। बेटी, तेरी किस्मत में नाव चलाना नहीं, राज करना लिखा है। चल मेरे साथ घर चल। जरूर चलूंगी, लेकिन पहले मुझे यह बताओ कि बीमारी की हालत में तुम यहाँ तक चलकर क्यों आए? वसुंधरा, बात ही ऐसी खुशी की थी कि मुझसे यहाँ आए बिना रहा ना गया। ऐसी कौन सी बात थी बापू? तब दीनू ने उसे बताया, बेटी जैतपुर के राजा प्रणय सिंह तुझसे विवाह करना चाहते हैं। आज उनका महामंत्री मेरे पास इस विवाह का पैगाम लेकर आया था। क्या? सुनकर वसुंधरा भी हक्की बक्की रह गई। बेटी, मैंने महामंत्री को इस विवाह के बारे में अपनी स्वीकृति दे दी है। तुम्हारे इस विवाह के बारे में क्या विचार है? बापू, तुम्हारी बात को भला मैं कैसे टाल सकती हूँ? कहकर वसुंधरा ने लाज से आंखें झुका ली। तब नाव को वहीं पर छोड़कर दोनों घर की ओर चल दिए। चलते चलते वसुंधरा की दृष्टि राजा प्रणय सिंह की दी हुई अंगूठी पर पड़ी। मैं नहीं जानती थी कि महाराज ने यह अंगूठी मुझे इसलिए पुरस्कार में दी थी। इसके पश्चात शुभ मुहूर्त में राजा प्रणय सिंह और दीनू मल्ला की बेटी वसुंधरा का विवाह धूमधाम से हो गया। वाह, मेरी बेटी की किस्मत भी खूब जगी। महाराज को यह क्या सूझी? मल्ला की बेटी को रानी बना बैठी। चुप कर, कोई सुन लेगा तो फिर अपनी खैर नहीं है। सभी नगरवासी इस अनमेल विवाह से अचंभित थे। जब विदा का वक्त आया तो, बेटी तू अपने पति के घर जा तो रही है, लेकिन अपने इस गरीब बाप को न भूल जाना। बापू, कैसी बात कर रहे हो? मैं समय समय पर आपकी सुध लेती रहूंगी। वसुंधरा की डोली विदा होकर जैतपुर के राजमहल में आ गई। तब राजा प्रणय निशांत को लेकर वसुंधरा के पास पहुंचे। वसुंधरा, आज से समस्त जैतपुर की प्रजा की तुम माता के समान हो। यह मेरा बेटा निशांत है। आज से इसका ध्यान रखने की जिम्मेदारी मैं तुम्हें सौंपता हूँ। अगर तुम निशांत को सुखी रखोगी तो उसी में मेरा सुख भी निहित है। महाराज, आप चिंता न करें, आज से निशांत मेरा बेटा है। वसुंधरा ने हाथ बढ़ाकर निशांत को राजा प्रणय से ले लिया और अपनी छाती से लगाकर बोली, बेटा मैं तुम्हारी माँ हूँ। ओ माँ, तुम बहुत दिनों के पश्चात नाना जी के घर से वापस आई हो। अब भूलकर भी मुझे छोड़कर न जाना। निशांत की बातों से राजा प्रणय की आंखों में आंसू आ गए। धीरे धीरे दिन बीतने लगे। वसुंधरा निशांत को बहुत प्यार करती थी। माँ, तुम बहुत अच्छी हो। भगवान ऐसी माँ सबको दे। तू तो बुजुर्गों की तरह बातें करता है रे निशांत। कहकर वसुंधरा निशांत को छाती से लगा लेती। इसी प्रकार हंसी खुशी दिन बीत रहे थे। यह देखकर राजा प्रणय भी खुश थे। वसुंधरा से विवाह करके मैंने कोई भूल नहीं की है। वसुंधरा ने महारानी ज्योति के रिक्त स्थान को कुशलतापूर्वक भर दिया है। एक दिन, आह, क्या बात है रानी? महाराज, मुझे चक्कर से आ रहे हैं। आह, कहती हुई वसुंधरा सिर थामकर शैया पर गिर गई। तब राजा प्रणय बदहवास हो उठे। उन्होंने शीघ्रता से सेवक को भेजकर राजवैद्य को बुलवाया। राजवैद्य ने आकर वसुंधरा का निरीक्षण किया। कुछ पता चला राजवैद्य जी? रानी वसुंधरा को चक्कर क्यों आया था? महाराज, चिंता करने की कोई बात नहीं है। आपके लिए शुभ समाचार है। आप शीघ्र ही पिता बनने वाले हैं। ओह, क्या सच? राजा प्रणय ने उचित पुरस्कार देकर राजवैद्य को विदा किया। राजवैद्य के मुंह से यह समाचार सुनकर वसुंधरा भी खुश हो उठी। वह दिन कितना खूबसूरत होगा जब हमारे आंगन में बच्चे की किलकारियां गूंजेंगी। उसी रात वसुंधरा ने राजा प्रणय से कहा, महाराज, आपसे एक विनती है। कहो रानी, कहो, क्या कहना चाहती हो? महाराज, यदि आप आज्ञा दें तो मैं अपने बापू से मिलाऊं? ओह, हम समझ गए।
तुम अपने बापू को वहां जाकर खुशखबरी सुनाना चाहती हो। यह सुनकर वसुंधरा ने शर्माकर नजरें झुका दी। तत्पश्चात, ठीक है रानी, तुम कल अपने बापू से मिलकर आ सकती हो, लेकिन याद रहे संध्या होने तक तुम्हें राजमहल में वापस लौट आना है। ऐसी अवस्था में हम तुम्हें ज़्यादा घूमने फिरने की इजाज़त नहीं दे सकते। ठीक है महाराज, मैं संध्या होने से पहले ही राजमहल लौट आऊंगी। दूसरे दिन प्रातः ही वसुंधरा रथ में बैठकर अपने बापू दीनू मल्ला के पास पहुंची। आओ बेटी वसुंधरा, तुम तो राजमहल में जाकर अपने गरीब पिता को बिल्कुल ही भूल गई बेटी। ऐसी बात नहीं है बापू, मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं भूली हूँ। वसुंधरा आगे बढ़कर चारपाई पर बैठ गई। अब बताओ बेटी, कैसे आना हुआ? बापू, आपको एक खुशखबरी सुनाने आई हूँ। आप जल्दी ही नाना बनने वाले हैं। ओह, यह तो वाकई खुशखबरी है। बापू, एक दिन मेरा बेटा जैतपुर की राजगद्दी पर बैठेगा तो मैं खुशी से फूली न समाऊंगी। यह सुनकर दीनू सोच में पड़ गया। तत्पश्चात, बेटी, तुम दिन में ही खुली आंखों से क्यों सपना देख रही हो? क्या मतलब बापू? मतलब यह है कि तुम्हारा बेटा कभी भी जैतपुर की राजगद्दी पर नहीं बैठ सकता। लेकिन क्यों बापू? क्योंकि निशांत राजा प्रणय सिंह का पहला और ज्येष्ठ पुत्र है। नियम के अनुसार बड़ा पुत्र ही राजा बनने का हकदार होता है, इसलिए राजा तुम्हारा बेटा न बनकर निशांत बनेगा। ओह, यह तो मैंने सोचा ही न था। वसुंधरा सोच में पड़ गई। कुछ देर सोचकर वसुंधरा ने दीनू से पूछा, बापू, क्या ऐसा कोई उपाय नहीं है जिसके करने से बड़ा होने पर मेरा पुत्र ही राजगद्दी पर बैठे? उपाय तो है बेटी, लेकिन क्या बापू? झिझको नहीं, जो भी उपाय है मुझे बताओ। तो सुनो, निशांत को किसी प्रकार राजा प्रणय सिंह की नज़रों से हमेशा हमेशा के लिए दूर कर देना होगा। ओह, यह तो बड़ा मुश्किल कार्य है। राजा प्रणय तो निशांत को बहुत प्यार करते हैं। दिन में जब तक एक बार निशांत को अपनी आंखों से भी देख नहीं लेते, उन्हें चैन नहीं पड़ता है। तब कुछ ऐसा करो कि जिससे राजा प्रणय को हर समय तुम्हारे अलावा निशांत के पास जाने का विचार भी मन में न आए। धीरे धीरे जब राजा प्रणय निशांत में रुचि लेना कम कर दे तो एक दिन मौका देखकर तुम उसे मेरे पास भेज देना। जैसे ही निशांत मेरे पास आएगा, मैं उसे मौत के घाट उतार दूंगा। ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। ओह, तो क्या हमें हत्या जैसा जघन्य कार्य भी करना होगा बापू? इसके अलावा और कोई उपाय नहीं है बेटी। अगर तुम अपने होने वाले बेटे को जैतपुर की राजगद्दी पर बिठाना चाहती हो तो तुम्हें यह सब तो करना ही होगा। ठीक है बापू, अपने बेटे की खुशी के लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। मैं आपके कहे अनुसार कार्य करूँगी। वसुंधरा संध्या होने से पहले ही दीनू के पास से वापस राजमहल लौट आई। राजमहल में आकर उसने राजा प्रणय से शिकायत की, महाराज, आजकल आप मेरी ओर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे हैं। तुम्हें यह विचार आया कैसे रानी? महाराज, आपने जब से मुझसे विवाह किया है तब से एक बार भी मुझे नंदन वन में घुमाने नहीं ले गए हो। मेरे मन में नंदन वन में भ्रमण करने की तीव्र इच्छा है महाराज। ओह, तो यह बात है। हम आज ही नंदन वन चलते हैं। मैं अभी जाकर निशांत को सूचना देता हूँ, वह भी हमारे साथ नंदन वन चलेगा। नहीं महाराज, नंदन वन में भ्रमण करने के लिए केवल आप और मैं ही जाएंगे। निशांत वहाँ क्या करेगा? ठीक है, हम तुम्हारी बात को टालेंगे नहीं। नंदन वन में हम दोनों ही जाएंगे। यह राजा प्रणय पर मेरी प्रथम विजय है। मुझे विश्वास है कि इस प्रकार मैं निशांत को राजा प्रणय से शीघ्र ही दूर कर दूंगी। उसी दिन राजा प्रणय वसुंधरा के साथ रथ में बैठकर नंदन वन की ओर चल दिए। पिताजी महाराज, मुझे अपने साथ क्यों नहीं ले गए? सुना है नंदन वन में बहुत सारे जंगली जानवर हैं जो मनुष्य को कुछ भी नहीं कहते। जब रथ उसकी दृष्टि से ओझल हो गया तो वह बुझे मन से राजमहल में वापस चला गया। उसे इस बात का मलाल था कि नंदन वन जाते समय ना तो राजा प्रणय ने उससे साथ चलने को कहा और ना ही रानी वसुंधरा ने। उधर नंदन वन में पहुंचकर राजा प्रणय और वसुंधरा के लिए एक भव्य तंबू लगाया गया। कहो रानी, अब तो तुम खुश हो ना? हाँ महाराज। तो यह थी अब तक की कहानी। आगे की कहानी जानने के लिए बने रहें मेरे साथ। और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।